टेलिंग यू इज, मैंने कहा कि कुछ हम पढ़ रहे थे एलियन स्पीशीज इन्वेशन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्या होता है जब कोई फॉरेन स्पीशीज किसी एरिया में आकर हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो उस फॉरेन स्पीशीज की वजह से हमारी जो लोकल स्पीशीज है उसको रहने में तकलीफ होती है। दिस इज नोन एज एलियन स्पीशीज इन्वेशन। हमने कुछ इसकी एग्जाम्पल दिए, जैसे हमने कहा वाटर हायासिंथ। यहाँ इसने आके इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी इंडिया की जो हमारी लोकल स्पीशीज है उनको यहाँ पर तकलीफ हुई। ठीक है, देन इज लेंटेना, उसमें देन हमने पढ़ा पार्थिनियम जिसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं। देन इज अ नील पर्च, जिसकी इंट्रोडक्शन की वजह से इसकी इंट्रोडक्शन की वजह से करीब 200 किकाइल फिशेस की जो स्पीशीज हैं वो हमारी एक्सटिंक्ट हुई हैं। देन जो रीसेंट एक्सटिंक्शन है वो मैं बता रही हूँ, दैट इज क्लेरियस गिरगीपाइनस। ये जो क्लेरियस गिरगीपाइनस का इंट्रोडक्शन है, इसकी वजह से बहुत सारी जो इंडिजिनस यानी कि जो लोकल कैटफिशेस थी, जो लोकल कैटफिश थी, वो बहुत सारी लोकल कैटफिश को प्रॉब्लम हुई। ठीक है, वो मर गई। तो ये याद रखना, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आपसे 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। और रीसेंट बोले तो आपको ये वाला बताना है, क्लेरियस गिरगीपाइनस का बताना है। ऐसा नहीं कि रीसेंट बोले तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। तीसरा दुश्मन, तो 3 दुश्मन हमने पढ़ लिए। हमारी डाइवर्सिटी के लॉस होने के 3 बड़े कारण तो ये है, एक तो हम किसी ना किसी कारण उनका हैबिटेट उनसे छीन लेते हैं या उनके हैबिटेट के टुकड़े बना देते हैं। दूसरा कारण है कि हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका फायदा उठाते हैं। और तीसरा कारण ये है कि हम कोई ना कोई ऐसी फॉरेन स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो फॉरेन स्पीशीज उससे ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी वजह से वो वहां सरवाइव नहीं कर पाता। चौथा सुनिए, चौथा जो कारण है वो है को एक्सटिंक्शन। जो फोर्थ रीजन है, दैट फोर्थ रीजन इज को एक्सटिंक्शन। क्या कहता है को एक्सटिंक्शन? को वर्ड का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है साथ साथ। जब दो चीजें साथ साथ हो तो उसको को कहते हैं। और एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। कह रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ गायब होंगे। बच्चों यहाँ पर ना एक आपने वो पढ़ा होगा, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में आप पढ़ रहे होंगे, म्यूचुअल रिलेशन पढ़ा होगा आपने, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहते हैं, पढ़ा होगा। क्या होता है म्यूचुअल रिलेशन, बताइए। मैम, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। मैम मोथ एंड यूका। राइट, बिल्कुल ठीक है। जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एंड एक लाइन और ऐड करूंगी, और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए अगर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मोथ एंड यूका, मोथ एंड यूका, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया। इसमें क्या है, यूका एक प्लांट होता है, ऐसे कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है। और इसको जो फर्टिलाइज कर सकता है, इसको जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो मोथ ही कर सकता है। मोथ यहाँ आता है, अपने अंडे देता है, ठीक है। और अंडे दे के जब वो जाता है तो उसका पॉलिनेशन हो जाता है इसके साथ में। अब जब अंडे रहेंगे तो अंडे को सेफ प्लेस भी मिल गई, और अंडे यहाँ पर अंडों को क्या मिल जाती है? अंडों को इससे नरिशमेंट भी मिल जाती है। तो दोनों काम हो गए, मोथ को भी फायदा होगा, यूका को भी फायदा होगा। बट ये बड़े स्पेसिफिक है, यूका को सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेट करने की कैपेसिटी मोथ की है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि मोथ सारी खत्म हो जाए, किसी कारण से सारी मौत हो जाए, खत्म, तो क्या यूका सरवाइव करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि इसका पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड कहाँ से बनेगा? वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेम वे अगर यूका खत्म हो गई तो मोथ, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो अंडे कहाँ देगा? जब उसके अंडे कहीं वो दे ही नहीं पाएगा या कहीं और देगा तो उसके अंडे टाइम से पहले टूट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके को कहते हैं इसे को एक्सटिंक्शन कहते हैं बच्चों। साथ साथ ऐसे ही हम बोल सकते हैं होस्ट एंड पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट। मान लीजिए कोई एक फिश है, एक बड़ी वाली फिश है कोई, आपने पढ़ा होगा इसका भी एग्जाम्पल, पढ़ा होगा ना। ये बड़ी वाली कोई फिश है, इस फिश के ऊपर कोई छोटा पैरासाइट रहता है। अब क्या हुआ, अगर ये होस्ट मर गए तो
पैरासाइट अपने आप मर जाएगा, क्योंकि पैरासाइट को फूड ही नहीं मिलेगा। तो अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो गए सारे, तो उस पे रहने वाले सारे पैरासाइट एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन, जिसके अंदर एक के साथ साथ दूसरी भी अपने आप खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन। इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो बच्चों ये थे आपके 4 बायोडायवर्सिटी के लॉस के कारण, 4 ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारी डायवर्सिटी लॉस होती जा रही है। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखिए जरा। जब एनसीईआरटी देखेंगे तो आप पेज नंबर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उससे जस्ट पहले आइए, पेज नंबर 263, जहां पर लिखा हुआ है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जहां पर लिखा हुआ है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, इस टॉपिक को देखिए, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक को। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं। आपको बताया गया है कि कितनी सारी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर IUCN के रेड लिस्ट की बात हो रही है। नाउ व्हाट इज द रेड लिस्ट ऑफ IUCN? सबसे पहले IUCN की फुल फॉर्म बताएंगे। कौन बता रहा है, बताइए जल्दी से, आपको पढ़ा चुकी हूँ। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं बच्चों। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्व ऑफ है, फॉर नहीं है, मैंने कल फॉर लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। बच्चों ये ना एक रेड लिस्ट बनाता है, मेकिंग अ रेड लिस्ट। नाउ व्हाट इज रेड लिस्ट? रेड क्या होता है? रेड कलर किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? खतरे के लिए। जहां पर भी खतरा वहां पर कलर दिखाते हैं लाल। तो रेड लिस्ट भी ऐसे खतरे वाली स्पीशीज को ही इंडिकेट कर रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई बहुत सारी स्पीशीज है हमारी जिनको खतरा है, जो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से उनकी हालत है, अगर उनकी हालत ऐसी ही रही तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो सब एक्सटिंक्ट हो जाने वाले। ऐसी स्पीशीज को कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज? एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब है वो स्पीशीज जो अपने आप को, जो खतरे में है, जिनको अगर नहीं बचाया गया, अगर उनको सारी चीजें उनके हिसाब से फेवरेबल नहीं दी गई, अगर उन्होंने फुल पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो कुल मिला के होगा ये कि वो सारी स्पीशीज आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ऐसी स्पीशीज को इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो रेड लिस्ट में ऐसी स्पीशीज का नाम लिखा जाता है, ठीक है, जिनको भी खतरा है ना, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उन सबका नाम लिखा जाता है। क्यों? ताकि सरकार उनके ऊपर खास ध्यान दे, उनको बचाने के ऊपर वर्क करे, उनके ऊपर उनकी हंटिंग वगैरह बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दे। वैसे तो अब सबकी हंटिंग बैन है, पर उनकी हंटिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। उनको बोलते हैं हम रेड लिस्ट में रहने वाली एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब क्या हुआ, कहते हैं IUCN की जो रेड लिस्ट थी 2004 की रेड लिस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब की जो स्पीशीज थी उनमें से उनके अकॉर्डिंगली करीब 784 ऐसी स्पीशीज हैं जो कुछ भी हम करते हुए नहीं बचा पाए और वो एक्सटिंक्ट हो गई। ये डाटा आपको एज इट इज याद करना है, यहाँ पर याद करने का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा IUCN की 2004 की जो रेड लिस्ट थी उसमें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम लिखा हुआ था, उन एंडेंजर्ड स्पीशीज में से बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई। कितनी एक्सटिंक्ट हो गई? करीब 784 स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसमें इन्होंने नाम दे रखा है कितने कितने क्या है। इन्होंने कहा करीब 338 तो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट है 784 में से कितने? 330, ठीक है।
फिर उन्होंने कहा 359 हमारे इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स यानी ये तो क्या है, वो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। और ये कौन है, ये अपने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्किहेल्मिंथेस, ये सब, ये 359 ये है। इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दे रखा है, और 87 प्लांट्स की स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि ये दोनों तो एनिमल्स में आ गए, ये प्लांट्स है। तो इतने एनिमल्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई और इतने प्लांट की स्पीशीज टोटल एक्सटिंक्ट हो गई। कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शन इन्होंने भी यहाँ दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर ना आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए जाएंगे रीसेंट एक्सटिंक्शंस के, और पीछे आपको कुछ नाम दिए गए थे, 2 नाम दिए गए थे जो पिछले 500 सालों का एक्सटिंक्शन है। तो आपको इन दोनों को मिक्स नहीं करना, याद रखना है कि जो 500 सालों में हुए वो कौन कौन से थे, वो स्टेलर सी काऊ थी और वो पैसेंजर पीजन थे। अब वाले में कौन कौन से दिए हैं, डोडो जो कि मॉरिशस में पाया जाता था, वो डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। बड़ा ही प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है ये, आप देखना इसकी कभी, ठीक है, फोटो देखना। क्वागा, क्वागा जो है वो आपको दिया हुआ है, क्वागा कहाँ का था, अफ्रीका का, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके सबके नाम याद रखने हैं आपको। थाइलासीन, थाइलासीन, थाइलासीन कहाँ का है, थाइलासीन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। स्टेलर सी काउ जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, स्टेलर्स सी काउ जो कि रशिया की एक स्पीशीज थी, वो स्पीशीज भी आपके एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड टाइगर की 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कौन कौन सी, जावा, बाली एंड कैस्पियन। सो ये सब रीसेंट एक्सटिंक्शंस है। डोडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थैलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ from Russia, and 3 subspecies of tiger, Java, Bali and Caspian. These have been extincted. तो आपको ये सब याद रखना है, ये सब recent extinction है। इन्होंने एक ये भी दिया है लास्ट, नीचे लाइन दे रखी है, लास्ट 20 years के अंदर करीब 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है। ये तो रिकॉर्डेड है, और ऐसी कितनी होंगी, बहुत सारी जो हमें पता भी नहीं है जो एक्सटिंक्ट हो गई होंगी। तो करीब 27 ऐसी स्पीशीज है जो पिछले 20 सालों में खत्म हुई हैं, डिसअपियर हुई हैं, एक्सटिंक्ट हुई हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले पेज पर जब आप देखेंगे तो अगले पेज पर आपको क्या दे रखा है, करीब 15,500 ऐसी स्पीशीज है बच्चों, इसमें डाटा है जो आपको लर्न करना है। करीब 15,500 ऐसी स्पीशीज है जिसको अभी भी खतरा है, जिनमें करीब 12% बर्ड की स्पीशीज है, 23% मैमल्स की स्पीशीज है, 32% इसके अंदर एम्फीबियन की स्पीशीज है, और करीब 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज है जो खतरे में इस टाइम है, जिनको एक्सटिंक्शन का डर है, ठीक है। तो इन सब स्पीशीज को बचाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ये सारा डाटा जितना भी मुझे बताया ये आपको याद करना है। कहते हैं अगर हम एक, ये भी एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है नेक्स्ट पैराग्राफ में, अगर हम पहले के टाइम से अब के टाइम को कंपेयर करें, यानी हम प्री ह्यूमन टाइम में चले जाए जब ह्यूमन हुआ ही नहीं करते, अगर उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करें, देन यू विल फाइंड कि आज के टाइम जो एक्सटिंक्शन का रेट है वो 100 से 1000 गुना ज्यादा है प्री ह्यूमन टाइम से। यानी जब ह्यूमन नहीं थे तब अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती थी तो आज करीब 1000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि कुल मिला के सारा क्रेडिट किसको जा रहा है इस बात का, कौन कर रहा है ये सारी चीजें, इसका मतलब ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल, तो दिस हैज बीन गिवन। अच्छा, अब एक जो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आपकी बुक में लिखा हुआ है, इससे जस्ट पहले 3-4 लाइनें आपको एक पैराग्राफ में दे रखी हैं। वहां पर लिखा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू। अब बच्चों डिफरेंस सुन लो इन दोनों बातों में। पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, एक बार पेपर आया था, यूटी वगैरह था बच्चों का, या कोई ऐसे होगा या कोई प्री बोर्ड होगा, उस एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। एक दिया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, और एक दिया था व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन एन रीजन। यानी एक तो ये हुआ कि किसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं,
तो कारण तो आपके वही आ गए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, और आपके को एक्सटिंक्शन, और आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दीज आर द 4 रीजंस। पर आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे, 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, सॉरी, इसको ध्यान से लिख लिए। सुनिए कि अगर किसी हिस्से में बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है। ये एक और बता रही हूँ बस। आपको एनसीईआरटी में किस नाम से दिया हुआ है, इन्होंने लिखा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड्स टू, क्या कर सकते हैं, किसी जगह पर अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। 3 points have been given in your book. One of the point is decline in plant production. Decline in plant production. यानी पहला कारण दे रखा है कि किसी जगह की अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो गई तो ओवरऑल वहां का जो प्लांट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो प्लांट से जितना भी हमें फायदा होता है वो प्लांट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। देयर वुड बी डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई तो प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा आउटकम हमारे प्लांट्स का ही है, प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। दूसरा दे रखा है लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परट्रिब्यूशंस, लो रेजिस्टेंस टू environmental perturbance। मतलब क्या है ये, कहता है जो हमारे एनवायरमेंट में जो डिस्टरबेंस है ना, भाई कभी कुछ हो गया एनवायरनमेंट में, कभी आग लग गई अचानक से कहीं जंगल में, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, या कभी कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऐसा भयंकर सा पैथोजन बन गया जैसा भी कोरोना बना हुआ है ना, ऐसा कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, अचानक बारिश होने लग गई, ये वाली जितनी भी कंडीशन है, हम इस टाइप की कंडीशंस को झेलने के लिए, हम ही नहीं, स्पीशीज, सारी स्पीशीज की बात करें, ऐसी कंडीशंस को झेलने के लिए हमारी जो धरती है वो कैपेबल नहीं रही, ठीक है। एक तो क्या हुआ, जिस भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी कम है उस एरिया में प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, प्लांट का प्रोडक्शन भी कम होगा। दूसरी बात क्या कही, जिस एरिया में प्रोडक्टिविटी कम, डाइवर्सिटी बहुत सारी खत्म हो गई है, उस एरिया की स्पीशीज ज्यादातर ऐसा कुछ ना कुछ वहां पे डिजास्टर होता रहेगा, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा, और वहां पर वो झेल भी नहीं पाएंगे इस तरीके की चीजों को। अगला है इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, increased variability, वेरिएशन वाली वेरिएबिलिटी नहीं है इसमें, क्या बोला इन्होंने, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। कह रहे हमारे इकोसिस्टम में जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे मान लो कार्बन साइकिल चल रही है, नाइट्रोजन साइकिल चल रही है, वाटर साइकिल चल रही है, ठीक है, या किसी डिसीज की साइकिल है, कुछ भी ऐसा जो चल रहा है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें वेरिएशन, उसका वेरिएशन अच्छा वेरिएशन नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि वो साइकिल हमारी हो जाएगी पूरी की पूरी डिस्टर्ब, ठीक है। यानी कि ये आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं जो आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है कि किसी भी जगह पर अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो क्या होगा, अगर किसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई तो वहां पर ओवरऑल प्रोडक्शन घट जाएगा, वहां पर एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस को झेल नहीं पाएंगे, और वहां पर जो भी प्रोसेस हो रहे होंगे, जो भी एनवायरमेंट में प्रोसेस हो रहे होंगे, वो सारे हमारे सिस्टम गड़बड़ा जाएंगे। This is being given the effect of biodiversity loss. Any confusion? बताइए, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा what are the causes of biodiversity loss, 4 कारण पढ़े, 4 कारण के बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, हमने थोड़ा डाटा पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस अगर हो भी गया तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या होगा, ये हमने पढ़ा। Is there any confusion? No, ma'am.
तो बच्चों, एक तो मैं यहाँ तक के आपके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि शुरू से लेके यहाँ तक का आपका कल एक टेस्ट है, ठीक है? सिलेबस चैप्टर का थोड़ा सा मैं बाकी ये है। पूछ रहा हूँ इसी चैप्टर का